तो गाइस कैसे हैं आप सभी। तो गाइस आज हम प्लॉट किकड का चैप्टर नंबर 3 जो है उसका पार्ट 2 देखने जा रहे हैं। तो गाइस सबसे पहले मैं बता देता हूँ, मैंने पिछली वीडियो में यहाँ तक कवर कर लिया था, एल्फाबेट्स वाली लाइन तक। ओके, तो आज हम इसके आगे कवर करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। As against this, natural classification systems developed, which were based on natural affinities among the organisms, and consider not only the external features but also internal features like ultrastructure, anatomy, embryology, and phytochemistry. Such a classification for flowering plants was given by George Bentham and Joseph Dalton Hooker. तो इसके बदले में हमने पिछली वीडियो में आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में पढ़ा, लेकिन अब आप किसके बारे में पढ़ेंगे? नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में। नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम क्या था? ये सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, यानी कि जो आपको पेड़ के ओनली बाहर तरफ दिखाई देते हैं। अब आप मुझे खुद बताइए, क्या सेल्स जो होते हैं प्लांट्स के, क्या हमें वो बाहर दिखाई दे जाते हैं? नहीं। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स वही होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ क्या दिखाएं? बाहर की चीजें दिखाएं। जैसे कि पेड़ में तना है, स्टेम है, जो सिर्फ बाहर का ही पार्ट है, तो हमें आराम से दिख जाता है। आप पत्तियों को ले लीजिए, रूट्स को ले लीजिए, जो हम इजीली देख सकते हैं। ओके, तो जो नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम था वो सिर्फ एक्सटर्नल फीचर्स पे बेस्ड नहीं था, है ना। ये मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स यानी इक्वल टू आप बोल सकते हो एक्सटर्नल फीचर्स, यानी सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स पे बेस्ड नहीं था, ये बेस्ड था इंटरनल फीचर्स पे। जैसे कि आपका अल्ट्रा स्ट्रक्चर। अल्ट्रा स्ट्रक्चर से मतलब कि उसका जो बाहरी का एक एक चीज लेंटिकल्स प्रेजेंट हो गए, जैसे कि बहुत सारी, जैसे कि जो पेड़ के अंदर बहुत डीपली चीजें होती है उनके बारे में बताया था। एनाटॉमी के बारे में भी बताया था। एनाटॉमी मतलब टिश्यूज के बारे में। एम्ब्रियोलॉजी उसके एम्ब्रियो के बारे में कि कहाँ पर एम्ब्रियो प्रेजेंट है, कहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, किस तरह से एक फ्लावर बनता है, उसके बारे में भी उन्होंने डिस्कस किया था। एंड फाइटोकेमिस्ट्री। फाइटोकेमिस्ट्री का मतलब जो पेड़ों के बारे में हम केमिकल रिएक्शंस पढ़ते हैं ना, जैसे कि फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स के अंदर जो एक टॉपिक है आपका, वो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन एंड साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। ये जो टॉपिक है ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, और इसके अंदर आपको केमिस्ट्री वाली चीजें दिख जाएंगी। यानी पेड़ के अंदर जितनी भी केमिस्ट्री वाली थिंग्स होती है उन्हें बोलते हैं हम फाइटोकेमिस्ट्री। Such classification for flowering plants on flowering plants was given by George Bentham and Joseph Dalton Hooker. Was given by George Bentham and Joseph Dalton Hooker. तो गाइस यहाँ पर जो ये क्लासिफिकेशन दिया था ना फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए, वो जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डोल्टन हुकर ने दिया था। तो गाइस जो एनसीईआरटी होती है ना, वो कुछ लाइन को हिडन रखती है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ इधर। जैसे कि नीट वाले बच्चे जो एग्जाम देते हैं ना, वो एनसीईआरटी, ऐसे बोला जाता है कि एनसीईआरटी की लाइन को ढंग से पढ़ो, लेकिन हम ढंग से तो पढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन एनसीईआरटी की लाइंस में ही कुछ चीजों का मीन छुपा होता है। जैसे कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो फ्लावरिंग प्लांट्स है ये इन्होंने क्यों दिया है? यहाँ पर एंजियोस्पर्म्स भी तो लिख सकते थे ना। नीट ये बच्चों का लेवल चेक करती है कि बच्चे की सोचने की क्षमता कितनी है। हम यहाँ पर फ्लावरिंग प्लांट्स किसको बोलेंगे? एंजियोस्पर्म्स को। किसको? एंजियोस्पर्म्स को। और एंजियोस्पर्म्स क्या होते हैं? फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। तो उन्होंने इसी कारण फ्लावरिंग प्लांट्स लिखा है इधर। इसलिए नीट वाले बच्चों का जो पेपर है, वो जो लेवल है, इंडिया के अंदर 4th हार्डेस्ट एग्जाम बोला जाता है। ठीक है, इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये
एनसीईआरटी के अंदर कुछ हिडन लाइंस होती हैं और क्वेश्चन सीधा कहाँ से उठते हैं, एनसीईआरटी से। अब जैसे कुछ डायग्राम्स होंगे ना, उनके अंदर लिखा होगा कि कुछ मतलब लेबलिंग होगी, तो वो पूछ लेते हैं नीट वाले कि ये जो लेबलिंग है ये किस चीज़ की है। ओके, फिर डायग्राम है किस चीज़ का है, डायग्राम देते नहीं है, डायग्राम को राइट कर देते हैं, तो हमें उस डायग्राम को इमेजिंग करना पड़ता है। तो इसलिए एनसीईआरटी की एक लाइन इंपॉर्टेंट है। ओके, तो देखो ये जो क्लासिफिकेशन था ना, जो एंजियोस्पर्म्स के लिए था, वो किस किस पर बेस्ड था, अल्ट्रा स्ट्रक्चर, एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी और फाइटोकेमिस्ट्री पर ये सब बेस्ड था। किसके लिए, एंजियोस्पर्म्स के लिए। किसके लिए, एंजियोस्पर्म्स के लिए। और ये जो जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डेल्टन हुकर ने दिया था, ये दोनों वही आदमी है जिन्होंने एंजियोस्पर्म्स यानी हायर प्लांट्स का क्लासिफिकेशन दिया था। ओके, हायर प्लांट कौन, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। ओके, At present, phylogenetic classification system based on evolutionary relationship between the various organisms are acceptable. This assumes that organisms belonging to the same taxa have a common ancestor. Okay, अब यहाँ तो हो गई एंजियोस्पर्म की बात। अब बात करते हैं फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम्स। आप ये सुना होगा कि मतलब जो बायोलॉजी क्लासिफिकेशन है उसके अंदर ये दिया गया है कि जो हमारा जो क्लासिफिकेशन था रॉबर्ट हैडलिन बिटेकर का, किसका, रॉबर्ट हैडलिन बिटेकर का, जिन्होंने 1969 के अंदर एक क्लासिफिकेशन दिया था। ओके, उस क्लासिफिकेशन तक के अंदर उन्होंने इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को भी बेस्ड किया था। तो उसे हम क्या बोलते हैं, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम। और ये किसके लिए है, प्लांट्स के लिए। ओके, तो प्लांट्स की क्लासिफिकेशन किस पे बेस्ड है, फाइलोजेनी पे। ओके, इसलिए ये लाइन लिखी हुई है इधर। तो जो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम है वो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स के बीच में रखा गया है, वो एक्सेप्टेबल भी है। दिस अज्यूम दैट ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू द सेम टैक्सा हैव ए कॉमन एंसेस्टर। क्या, कि जो भी ऑर्गेनिज्म जिनके पास सेम टैक्सा रहता है उनके पास एक कॉमन एंसेस्टर रहता है, यानी कि अगर दो स्पीसीज हैं वो अगर सेम एनाटॉमी है, सेम फाइटोकेमिस्ट्री, सेम एम्ब्रियोलॉजी है, तो वो सेम उनका एंसेस्टर होगा। ओके, नाउ now use information from many other sources to help. There is no supporting fossil evidence. Okay, sorry, sources to help resolve difficulties in classification. हम कुछ इंफॉर्मेशन का यूज करेंगे जो किसको हेल्प करेंगे, हमारी क्लासिफिकेशन के अंदर जो डिफिकल्टीज आती हैं, जो ऑर्गेनिजम्स को बांटने के अंदर, स्पीसीज को क्लासीफाई करने के अंदर जो हमें दिक्कतें आती हैं उसको सॉल्व करेंगे। ओके, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है जब हमारे पास कोई भी खुद का फॉसिल एविडेंस ना हो, यानी पुराना कोई भी चीज़ हमारे पास ना हो, जिससे कि जैसे कि हमारे पास डायनासोर का डीएनए है तो हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं उनका कि वो कौन से किंगडम में रखे जाएंगे, उस एनिमल में रखे जाएंगे, ये कौन से फाइलों में रखे जाएंगे, उसका हम क्लासिफिकेशन रख सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास डीएनए ना हो, यानी फॉसिल एविडेंस मतलब डीएनए, एल्किलॉइड्स, न्यूक्लिक एसिड, ये जो है ये अगर ना हो तो हम कैसे करेंगे, फिर तो ये हमारे हार्ड बन जाएगा। तो इसके लिए हमारे पास बहुत सारी टेक्सोनॉमी आई, उनमें से पहली आई न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। क्या आई, न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी, विच इज now easily carried out by using computers, is based on all observable characteristics. Okay, जो न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी थी वो किस पे बेस्ड थी, कि दो स्पीसीज है मान लो, उनके अंदर कितनी सिमिलरिटीज है और कितनी डिसिमिलरिटीज है, यानी कि जैसे मान लो एक है लॉयन, एक है टाइगर, उसके अंदर कितनी सिमिलरिटीज हैं, कितनी डिसिमिलरिटीज है, और है तो कितने नंबर के अंदर, मान लो उनके अंदर दो सिमिलरिटीज हैं तो नंबर इधर कितना हो गया, दो, और अगर उनके अंदर मान लो चार डिसिमिलरिटीज हैं तो डिसिमिलरिटीज कितनी होगी, चार। तो ऐसे हमारे पास आई इन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। ओके, अब यहाँ आगे बढ़ते हैं। इसमें नंबर्स और कोड्स होते हैं, वो असाइंड होते हैं सभी कैरेक्टर्स को, जो क्या करते हैं, सॉरी गाइस, ये थोड़ी सी गाइस प्रॉब्लम हो गई थी तो गाइस मुझे माफ़ कीजिएगा। ये गाइस थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी मेरे साथ, इसे गाइस गिर गया तो गाइस मुझे माफ़ कीजिएगा इस चीज़ के लिए। ओके, मैं अगली बार से कोशिश करूँगा कि और अच्छी वीडियो बना सकूँ। गाइस ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है। ओके गाइस, थोड़ा जुगाड़ करके वीडियो बनाना पड़ता है, इसे गाइस मुझे माफ़ कीजिएगा। चलिए इस चीज़ को छोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। नंबर एंड कोड असाइन टू द ऑल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड द डेटा आर प्रोसेस्ड। तो इसके अंदर क्या होता है कि जो न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी होती है उसके अंदर नंबर्स और जो कोड्स होते हैं वो एक कैरेक्टर्स के अरेंज होते हैं, यानी कि मान लो एक मैंने आपको जैसे कि लॉयन और टाइगर का एग्जांपल दिया, उसी तरीके से अरेंज होते हैं। ओके, इसी तरीके से बहुत सारी आपकी यहाँ पर क्या होती है, टेक्सोनॉमी होती है। इन दिस वे ईच कैरेक्टर इज गिवन इक्वल इंपॉर्टेंस एंड एट द टाइम सेम हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर्स आर कंसिडर्ड। कि इसी तरीके से बहुत सारे कैरेक्टर्स की हम टेक्सोनॉमी से डिफिकल्टीज को रिजॉल्व कर सकते हैं क्लासिफिकेशन के लिए। ओके, और इसको इक्वल इंपॉर्टेंस भी दी गई है हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर्स के लिए और ये कंसिडर भी किए गए हैं। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही।
तो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और मिलते हैं किसी और वीडियो के अंदर। टिल एंड टेक केयर।